चलो देखो, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, नेम ऑफ द टॉपिक इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर सिर्फ एंड सिर्फ आईएससी बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। अब क्वेश्चन कम्स टू, इस चैप्टर से तुमसे मैक्सिमम कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 3 to 4 मार्क्स। 3 to 4 मार्क्स में भी क्या होगा, 3 मार्क्स का तुमसे पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन पूछेगा एंड 1 मार्क बेसिकली तुमसे एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम यही रहेगा। हो सकता है एमसीक्यू इससे पूछे ही नहीं, सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, ये कर सकता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, और 1 मार्क एमसीक्यू हो सकता है। तो 3 नंबर भी हो सकता है, 3 से 4 भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग ये चैप्टर करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इसका मतलब क्या होता है? देख, रिडम्पशन और डिवेंचर्स का इन सिंपल वर्ड्स मीनिंग होता है, रिडम्पशन वर्ड का मतलब तुम सबको पता है, रीपेमेंट। हम लोग जो डिवेंचर्स बोल के लोन लिए थे उसको वापस लौटा रहे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये लौटा कैसे सकते हैं? ये जो लौटाया जा सकता है ना, ये बेसिकली अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग तरीका क्या मतलब, बेसिकली वे ऑफ रिडम्पशन क्या हो सकता है? पहले ये छोटा सा पार्ट समझते हैं, तो लिख लो, वे ऑफ रीपेमेंट का वे क्या क्या हो सकते हैं। तुम किस तरीके से पैसा लौटा सकते हो? नंबर 1, लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट मतलब क्या होता है पता है? एक बार में पेमेंट कर दिए पूरा। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। मतलब तुम किसी से 20 लाख का लोन लिया था, अब तुम क्या कर रहे हो, जो 20 लाख का लोन है उसको तुम, जब वो 4 साल बाद देना था, एक बार में बोला ले जाओ अपना लोन का पैसा। दैट इज वन शॉट पेमेंट, एक बार में पैसा दे दिया। दूसरा क्या हुआ, जब वो 20 लाख रुपया लेने आया तो बोला देखो 20 लाख रुपया एक बार में तो नहीं दे सकते हैं, 5-5 लाख रुपया करके 4 बार में देंगे, हर महीने आके ले जाना। ये ईयरली भी हो सकता है, दिस इज इंस्टॉलमेंट। अब उसके बाद क्या हुआ, तीसरा पार्ट क्या होता है, जब सामने वाला बंदा पैसा लेने आया तो तुम्हारे पास कैश नहीं है, इंस्टॉलमेंट में देने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम है, तो तुम बोला देखो ये मेरा जो बिल्डिंग है ना, ये 20 लाख का है, ये लो बिल्डिंग का चाबी, पेपर साइन कर दिए, तुम्हारा हो गया बिल्डिंग। तो एग्री कर गया, तो पेमेंट तो हुआ ना, बट कैश में नहीं हुआ, इन काइंड हुआ, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, 3 तरीके से पेमेंट हो सकता है। वन इज इंस्टॉलमेंट, अनदर वन इज पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेंगे, एक बार में करेंगे। तीसरा क्या होता है ना, यहाँ पे काइंड वाली बात क्या आ गई, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डिवेंचर्स का पेमेंट कैश में नहीं करके हम लोग अदर किसी फॉर्म में कर रहे हैं। मतलब कंपनी का शेयर दे दे रहे हैं, कंपनी का प्रेफरेंसेस दे दे रहे हैं, कंपनी का नया रेट का डिवेंचर्स दे दे रहे हैं। अभी तुम्हारे पास 12% डिवेंचर्स था, हम तुमको 18% डिवेंचर का, 18% रेट का डिवेंचर्स दे दे रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बेसिकली क्या हुआ, थर्ड पार्ट इज कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स, या न्यू डिवेंचर्स भी हो सकता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि लमसम पेमेंट तो तुमको करना है पूरा, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी करना है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट में 2 पार्ट होता है, एक होता है ड्रॉइंग्स इन लॉट्स। इन लॉट्स मतलब क्या हुआ कि हम 10 लाख रुपया जो है 1-1 लाख रुपया करके पे करेंगे, कैश पे करेंगे, दैट इज नोन एज अ ड्रॉइंग्स इन लॉट्स। लॉट्स मतलब बहुत सारे पार्ट में से छोटा छोटा लॉट निकाल के पेमेंट कर रहे हैं, एक ये हुआ। दूसरा एक होता है परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में ही परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट भी आता है। ओपन मार्केट मतलब हम स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट कंपनी अपना डिवेंचर्स खरीद लेता है, ऐसा कुछ होता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, खाली नाम याद रखना। इंस्टॉलमेंट पेमेंट में एक नाम होता है परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब डायरेक्टली फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज कंपनी अपना डिवेंचर्स खरीदता है, राइट। तो इसमें 2 डिवीजन है जो हम लोग नाम के लिए लिख रहे हैं। एक पार्ट होता है ड्रॉइंग्स, ड्राइंग्स मतलब क्या हुआ, हर साल कुछ पेमेंट करोगे। एनुअल ड्राइंग्स इन लॉट्स लिख दे रहे हैं हम, यहां पे ड्राइंग्स नहीं लिख रहे हैं, एनुअल ड्राइंग्स लिख दे रहे हैं। एनुअल ड्राइंग्स इन लॉट्स, LOTS। लॉट्स मतलब क्या, पर्टिकुलर लॉट को निकाल के पे करेंगे, ठीक है। 10 लाख में से 1 लाख रुपया पे करेंगे,
फिर नेक्स्ट ईयर 2 लाख पे करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 1 लाख पे करेंगे। इसको बोला था ड्राइंग इन लॉट्स, एनुअल ड्राइंग, हर साल पे करेंगे। और एक होता है परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज आप अपने कंपनी के डिवेंचर्स को खरीद रहे हो, नॉट इन योर सिलेबस। सिलेबस में नहीं है, खाली नाम के लिए याद रखना, क्योंकि नाम के लिए पूछा जा सकता है। एंड कन्वर्जन भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब हम लोगों को जो समझना है वो क्या समझना है, वन इज लमसम पेमेंट कैसे होगा ये समझना है, एंड अनदर पार्ट समझना है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे कैश पे करेंगे वो समझना। ठीक है, तो देखा जाए तो कितना सिंप्लीफाइड किया चैप्टर पता है। तुम अगर एक बार में 10 लाख रुपया पे करोगे तो क्या एंट्री होनी चाहिए, खाली एंट्री की बात कर रहे हैं। 10 लाख रुपया का डिवेंचर्स इश्यू करके 10 लाख रुपया लिए थे, हम एक बार में पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या एंट्री पास करें। डिवेंचर्स का पैसा लेते समय हम एंट्री क्या किए थे, बैंक टू डिवेंचर। रीपे करेंगे तो क्या करेंगे, डिवेंचर टू बैंक। बट कंपनी का केस है ना, तो तुम डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते, तो तुम क्या करेगा, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, पैसा तो तुम लोग को देना है, तुम लोग डिवेंचर होल्डर्स है, तो हम पहला एंट्री लिखा कितना देना है, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स, और दूसरा एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। 10 लाख रुपए एक बार में देना था तो ये कर दिए, मेरे को 10 लाख रुपए 1-1 लाख रुपया करके 10 बार देना है, तो क्या करेंगे, सेम ही एंट्री करेंगे, 10 बार करेंगे। आ रहा है समझ में ये चीज। अगर मेरे को 10 लाख रुपए एक बार में देना था तो मैंने एंट्री की डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स 10 लाख, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक 10 लाख। अगर मेरे को 10 लाख रुपया 1-1 लाख रुपया करके 10 बार में देना है तो मैं क्या करूंगा, डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स 1 लाख, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक 1 लाख, फिर सेम एंट्री रिपीट होगा, फिर सेम एंट्री रिपीट होगा, ऐसे 10 बार एंट्री रिपीट होगा। ये पेमेंट प्रोसीजर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये तुम लोग बात के किस तरीके से पे कर सकते हैं, बट यहां पे कुछ कंसेप्ट है। कंपनीज एक्ट का कुछ प्रोविजन अप्लाई हो जाता है। वो बोलता है डिवेंचर जो रिडीम्ड होगा 100% आउट ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता। आउट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है पता है, 2 चीज होता है। तुम पैसा कैसे लौटाओगे, तुम पैसा कैसे लौटाओगे, मेरे पास घर में पैसा पड़ा हुआ है वहीं से लौटा देंगे, या हम क्या करेंगे, पैसा घर मतलब बेसिकली क्या हो, शेयर्स इशू करेंगे, पैसा आएगा पैसा दे देंगे, कर सकते हैं ना ये चीज। मेरे को नितिका को 10 लाख रुपया देना है, हम क्या किया, 10 लाख रुपया देवांशु से लिया और उसको दे दिया, इसको क्या बोला जाता है, रीपेमेंट आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा जो है या तो पड़ा हुआ है या कहीं से अरेंज करके दे दिए, इसको बोला जाता है रीपेमेंट आउट ऑफ कैपिटल। और रीपेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो हम पैसा कमाए हैं ना, प्रॉफिट जो कमाए हैं वहां से देंगे। तो कंपनी से यहां पे बोलता है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल 100% नहीं कर सकते। मैक्सिमम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कितना किया जा सकता है, आउट ऑफ कैपिटल कितना किया जा सकता है पता है। इसके लिए तुमको यह समझना पड़ेगा कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मिनिमम कितना होना चाहिए। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मिनिमम 10% होना चाहिए। 10% रिडम्पशन मतलब क्या हो, तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स 10 लाख है, तो 10 लाख ही तो लौटाओगे, तो 10 लाख का 10% मतलब कितना हुआ, 1 लाख रुपया। कहां से देना होगा, प्रॉफिट से देना होगा। और बैलेंस 9 लाख कहां से दे सकता है, कैपिटल से दे सकता है, राइट। तो इसका मतलब मैक्सिमम रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कितना हो सकता है, 90%। ठीक है ना। और मिनिमम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट 10%। तो अगर सपोज कर लो हम बोले हम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट 80% करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 10% है, तुम ज्यादा क्यों, 100% आउट ऑफ प्रॉफिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100% आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आउट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, हम लोग जो पैसा दे रहे हैं कहां से दे रहे हैं, प्रॉफिट से। इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, जब भी आप रिडम्पशन प्रॉफिट से नहीं कर रहे हो दैट इज आउट ऑफ कैपिटल, और जब भी आप रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से जब भी रिडम्पशन करोगे ना तो पता तो चलना चाहिए प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जब प्रॉफिट को कम करोगे तो क्या करोगे, डेबिट। मतलब प्रॉफिट अकाउंट डेबिटेड टू, किस चीज के लिए पैसा रख रहे हो, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। तो हम लोग को एक एंट्री पास, बैलेंस शीट ना बोल नहीं सकता है, जैसे हम बोल के बता दे रहे हैं वैसे बैलेंस शीट तो नहीं बोल सकता है। तो बैलेंस शीट का बुलवाने के लिए एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है कि तुमको पता चले ऐसा हुआ है। तुम्हारे बुक्स में 20 लाख का एसओपीएल है, तुम 1 लाख रुपया रिडीम करना चाहता है उसमें से, तो एसओपीएल का नाम चेंज कर दे। तो हम क्या किया, बैलेंस शीट में एसओपीएल को 19 लाख कर दिया और एक लिख दिया डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख। तो इससे क्या पता चलेगा पता है, बैलेंस शीट बोल रहा है देखो 1 लाख रुपया डिवेंचर जो रिडीम हो रहा है वो प्रॉफिट से हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ।
तो बस इसीलिए अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, अकाउंटिंग एंट्रीज है क्या, जर्नल एंट्रीज एक्सेट्रा क्या है, लैंग्वेज है बिजनेस का। तो तुम इस एंट्री को देखते ही, बैलेंस शीट को देखते ही, जैसे तुमको डिवेंचर रिडम्पशन ये सब दिखाई देगा तो पता चल जाएगा कि अच्छा इतना अमाउंट जो है प्रॉफिट से रिडीम हो रहा है। बस यही चीज पता करना और कुछ नहीं है। अभी तुम लोग को क्या करना है, सिंपली एंट्री समझना है कि कैसे एंट्री करे, क्या अप्लाई करे। ठीक है, तो यहां पे वे क्या क्या ये समझ में आया, 3 वे हो सकता है जिसमें हम लोगों को एग्जाम के लिए क्या अप्लाई करना है, सिर्फ 2 वे, एक बार में पैसा कैसे देंगे और पार्ट बाय पार्ट में कैसे देंगे। राइट, अब अपने आते हैं, एक छोटा सा नोट्स लिखो। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, व्हेन वी पास फॉलोइंग जर्नल एंट्री बिफोर रिडम्पशन स्टार्ट्स। रिडम्पशन स्टार्ट होने के पहले हम लोग एक एंट्री पास कर देते हैं। अगर ये एंट्री पास कर रहे हैं इसका मतलब रिडम्पशन कहां से हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। एंड एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। और प्रॉफिट का नाम क्या होता है, प्रॉफिट का नाम होता है पीएल अकाउंट। यहां पे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी है, क्या वर्ड यूज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और रिमेंबर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब नॉर्मल प्रॉफिट होता है जिसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है, उस प्रॉफिट से डिविडेंड देते हैं। तो हम लोग वो प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है उससे यहां पे कुछ नहीं करेंगे, जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें से अमाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहां पे तुम क्या करोगे, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट का नाम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का नाम हो जाएगा सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, तो हम अगर एंट्री पास करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट। बहुत सारे बच्चों की अकाउंट लिखने की आदत रहती है तो ध्यान रखना, एसओपीएल इज नॉट एन अकाउंट। तो सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगर तुम ये एंट्री पास करते हो बिफोर रिडम्पशन स्टार्ट्स तो इन सच ए केस रिडम्पशन इज टर्म्ड एज आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल है, 100% रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट किया जा सकता है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम आउट ऑफ प्रॉफिट कितना किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। लेकिन इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है। मिनिमम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10%। 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। रिमेंबर, जो भी ये 10 प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ये नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू का 10% होगा। ठीक है, क्लियर है ये अपने बात कर लिए। नोट्स नंबर 2, जहां नहीं समझ में पूछते रहना। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ, व्हेन redemption was not out of profit। जब रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आउट ऑफ कैपिटल है। मतलब जब तुम ये एंट्री पास किए बिना, ये एंट्री पास किए बिना रिडम्पशन कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 10% तो आउट ऑफ प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब 90% मैक्सिमम कर सकते हो। 90% ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स को। ठीक है, और मिनिमम रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल 0 भी हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम 100% आउट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है तो 0 हो जाएगा।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अपने आते हैं यहां पे कुछ क्राइटेरिया, क्या मतलब नॉर्मली अपने कंसेप्ट समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आ जाओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेट करके जा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर में स्पेस रखना, एंट्री के बेसिस पे बता रहे हैं। सपोजिंगली हम लोगों को रिडम्पशन करना है, ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन, मतलब इस दिन तुमको रिडम्पशन करना है। या पहले मैं एक बार लिख लेता फिर कॉपी कर लेना, इससे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, एकदम इजीली समझ में आएगा। ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन, इस दिन जिस दिन तुमको रिडीम करना है उस दिन तुमको एंट्री क्या पास करनी होगी, डिवेंचर्स को तो रिडीम करना है, और डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए क्या एंट्री पास करोगे, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स। मेरे को 100 रुपया देना था, ठीक है, हम बोला 10% और एक्स्ट्रा देंगे, तो 10% जो एक्स्ट्रा देंगे उसको हम लोग क्या नाम देंगे, 100 रुपए का डिवेंचर्स है, हम बोला रीपे करते समय तुमको 10% एक्स्ट्रा देंगे, तो 10% एक्स्ट्रा देंगे, दैट इज व्हाट, प्रीमियम। बट इस प्रीमियम को क्या बोला जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये मेरे लिए लॉस है कि गेन है, कंपनी के लिए तो लॉस है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, तुम बता आदित्य, तुम तो कल भी समझा। रितिका तुम कुछ एंट्री बताएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नॉट लॉस इन इशू, वो अलग एंट्री है, इशू के टाइम पे होता है। यहां पे अपनी ड्यू डेट पे एंट्री होनी चाहिए, डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, नॉमिनल वैल्यू का अमाउंट होता है यहां पे, और जो एक्स्ट्रा दोगे वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से डेबिट होगा, ये एक्स्ट्रा अमाउंट होगा। और किसको दे रहे हो, डिवेंचर होल्डर्स को, तो यहां पे आ जाएगा क्या, टू डिवेंचर होल्डर्स। डन, ये एंट्री तुमने पास कर दी। अब इससे रिलेट करना, देखो ये जो डेट है, ये डेट क्या हो सकती है, 31 मार्च हो सकती है, कोई और भी डेट हो सकती है, जरूरी नहीं है ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन 31 मार्च ही हो, कोई भी डेट हो सकती है, 31 मार्च हो सकती है, या इसके पहले का कोई 31 मार्च, अर्लियर 31 मार्च। इसको समझना, तुमको क्या करना है पता है, ये जो मैंने लिखा, या तो यही डेट 31 मार्च है, या इसके पहले का 31 मार्च। तुमको कोई भी डेट में अगर बेटर रहेगा, तुम्हारे पास कुछ पहले से नहीं किया हुआ, तो इसी डेट को, अगर 31 मार्च है तो इसी डेट को सेलेक्ट कर लेना। तुमको क्या करना है पता है, ट्रांसफर 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू लिखना, ट्रांसफर 10% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू, कहां ट्रांसफर करोगे, टीआर, ठीक है। उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, रिदम तुम बता, ये जो हमने लिखा ट्रांसफर 10% ऑफ द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स टू डीआरआर, तो इसके लिए एंट्री क्या पास करोगे, डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अभी तो एंट्री बताएगी, देख, सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। अच्छा, ये जो करना है ट्रांसफर, ये क्या सबको करना है, सिर्फ एंड सिर्फ ये जो ट्रांसफर की बात की गई है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी। अब इसमें समझो, यहां पे पहले क्वेश्चन ये आता है, अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, एनबीएफसी और एचएफसी का मतलब क्या होता है। देखो अनलिस्टेड कंपनी, ये हम लोगों को अंशिका बता रही, अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या, कहां पे लिस्टेड, तुम काव्या, मतलब स्टॉक एक्सचेंज जहां पे रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी कंपनी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है वो लिस्टेड कंपनी होता है, रजिस्टर्ड नहीं होता है वो अनलिस्टेड कंपनी होता है। तो अनलिस्टेड कंपनी की बात की जा रही है। पहला पॉइंट क्या है, ये जो 10% ओनली वर्ड यूज किया, ध्यान रखना, ओनली मतलब सिर्फ वही लोग ये 10% डीआरआर बनाएंगे जो अनलिस्टेड कंपनी होगी, एनबीएफसी और एचएफसी नहीं होगी।
अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी। अब क्वेश्चन कम्स टू ये एनबीएफसी और एचएफसी क्या होता है। देखो एनबीएफसी मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज या कॉर्पोरेशंस, ठीक है। नॉन बैंकिंग और बैंकिंग में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा? तुम बताएगा? देखो बैंक्स का मेन रोल रहता है क्रेडिट क्रिएट करना। बैंक क्या करता है, हमसे पैसा लेता है, हम ही को लोन दे देता है, और हमसे पैसा जो लेता है उसको तुम जमा करते हो सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में जमा करोगे तो 2% इंटरेस्ट देगा, और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ही नहीं देगा। और तुम्हारा पैसा ही क्या होगा, अब रिधिम को लोन चाहिए था 20 लाख का, दे दिया और उससे लोन ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया कितना, 14%। तो इसको बुलाया था क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा। बैंक के पास ये राइट रहता है कि वो क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग मतलब क्या हुआ, हम लोन तो देंगे लेकिन पब्लिक के पैसा से नहीं दे सकते, अपने पैसा से देंगे। तुम लोग नाम सुना होगा, बहुत सारा फाइनेंस कंपनीज होता है, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एक गोल्ड लोन वाला पार्ट है। मुथूट फाइनेंस तो बहुत ऐड करता है। तो मुथूट फाइनेंस क्या है, गोल्ड लोन देता है। गोल्ड लोन मतलब क्या हुआ, तुमसे गोल्ड गिरवी, तुम्हारे को लोन हम दे रहे हैं और दूसरों से क्रिएट करके दे नहीं रहे हैं, तो भाई मेरा पैसा सिक्योर तो होना चाहिए। तो जब रिद्धि मेरे पास लोन लेने आया तो हम बोला लोन तो दे देंगे, तुम गोल्ड को गिरवी रखो। तो वो है मुथूट फाइनेंस। तो वो क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तुम लोग को जस्ट बताया, अदरवाइज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं भी समझे तो चलेगा। अब एचएफसी मतलब क्या होता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। नाम से क्या समझ में आ रहा है, वो कंपनी जो सिर्फ लोन देता है हाउस बनाने के लिए, होम लोन देता है, दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। जैसे एक बहुत एलआईसी का नाम सुना है। एलआईसी तो बेसिकली क्या करता है, तुम लोग को लगता है इंश्योरेंस से रिलेट करता है। एलआईसी का एक सब्सिडियरी है एलआईसी हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है, कैनरा बैंक हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी का भी है, तो बहुत सारे का है। तो ये लोग क्या करता है, सिर्फ एंड सिर्फ क्या करता है, लोन देता है किस पर्पस के लिए, होम लोन, हाउसिंग लोन, एलआईसी हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, दैट इज एचएफसी। तो ये बोलना चाहता है ये 10% डीआरआर कौन बनाएगा, अनलिस्टेड कंपनी बनाएगी, और कोई नहीं बनाएगा। मतलब लिस्टेड कंपनी नहीं बनाएगा, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी बनाएगी, वो भी तब जब वो एनबीएफसी और एचएफसी ना हो। अगर वो एनबीएफसी है तो नहीं बनाएगा, एचएफसी है तो नहीं बनाएगा, ठीक है। सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी तो ही बनाएगा। क्लियर है? जैसे सपोज कर लो एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी अनलिस्टेड है, बता देगा तुमको सब में, तुमको अपने आप कैसे पता चलेगा, तो सब बता देगा ये अनलिस्टेड है। तो मैंने लिखा एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी इज एन अनलिस्टेड कंपनी। तो क्या ये डीआरआर बनाएगा? तुमको कैसे पता चलेगा ये एनबीएफसी है कि नहीं है? नाम से पता चला कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीएफसी कहां से हो गया? एनबीएफसी कंपनी के साथ जनरली फाइनेंस वर्ड एडेड रहेगा, जैसा हम तुमको बता देगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी फाइनेंस कंपनी थोड़ी होता है, तो ये सब चीज ध्यान रखना। तो बनाएगा डीआरआर। ये डीआरआर का कंसेप्ट हो गया। ये डीआरआर कब बना, इस रिडम्पशन के पहले बना, ये ध्यान रखना। रिडम्पशन के डेट के पहले ऊपर डाल रहे हैं हम तुम लोग को जर्नल एंट्रीज के थ्रू बता रहे हैं। तो यहाँ पे जर्नल जिस दिन ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन है उसी 31 मार्च को बना सकता है, या उसके पहले 31 मार्च को बना सकता है, इसके बाद नहीं बन सकता है, पहले ही बनना चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो ये बन गया डीआरआर। अब क्वेश्चन ये आता है, डीआरआर तो बन गया सर, अब क्या करें? एक और कंसेप्ट आता है, और वो कंसेप्ट क्या है, इसके ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन के पहले जो 30 अप्रैल आ रहा है, कब आएगा? ये ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन के 31 मार्च के तो बाद ही आएगा ना। तो 30 अप्रैल, यहां पे क्या करना है पता है, यहां पे हम एरो लेके ले रहे हैं, यहां पे इन्वेस्ट 15% of nominal value of debentures to be redeemed in secured securities। मतलब क्या हुआ, जिस दिन तुम्हारा रिडेम्पशन हो रहा है उसका जो लास्ट 30 अप्रैल होगा, जो भी डेट होगा उसके पहले 30 अप्रैल तो आएगा ना। उस 30 अप्रैल को तुमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। कितना इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी डिवेंचर रिडीम्ड हो रहा है, जो डिवेंचर को यहां पे ऊपर में क्या था, टोटल नॉमिनल वैल्यू का 10% क्रिएट करना था, और यहां पे क्या बोल रहा है, जो भी डिवेंचर रिडीम्ड हो रहा है उसका 15% तुमको इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। और इन्वेस्ट करने के लिए एंट्री क्या होनी चाहिए, डिवेंचर रिडम्पशन
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और ये इन्वेस्टमेंट क्या सबको करना है? ये इन्वेस्टमेंट सबको नहीं करना है, सिर्फ किसको करना है? एप्लीकेबल टू, पहला पॉइंट, लिस्टेड कंपनीज को करना है, चाहे वो एनबीएफसी हो, इंक्लूडिंग एनबीएफसी, एनएचएफसी। दूसरा, जो कंपनी डीआरआर बना रही है, उसको करना है। मतलब क्या हुआ? जो कंपनी डीआरआर बना रही है, मतलब वही ऊपर कॉपी कर दो ना, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एनएचएफसी, उनको बनाना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है। बैंक्स को इन्वेस्ट नहीं करना है, लिस्टेड कंपनी को करना है। नहीं, लिस्टेड कंपनी डीआरआर कहां बनाएगा? डीआरआर तो सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी बनाएगा। और डीआरआई क्या करेगा? डीआरआई जो करना होगा ये लोग बनाएगा। देखो डीआरआई में क्या लिखा, आप एक बार देख लो, जो लोग ठीक से नहीं किया इसी तरह कर लो, थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। चलो अब नेक्स्ट आओ, एक बार वापस से रिकैप कर लो यहाँ पे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अपने रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, मतलब ये एंट्री पास करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। एंड सरप्लस इन एसओपीएल का मतलब होता है जो सरप्लस प्रॉफिट है वहां से क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड को नहीं यूज करते हैं। ये एमसीक्यू एटसेट्रा में पूछा जा सकता है, इन लोग के अभी पूछा ही है एग्जाम में। एंड रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, मतलब जब भी रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है तो वो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल होता है। अब बात कर रहे हैं रिडम्पशन करने के लिए कंपनीज एक्ट का प्रोविजन क्या है। कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है जिस दिन तुम रिडम्पशन करोगे उसके पहले तुम्हारे पास डीआरआर होना चाहिए, मिनिमम 10% ऑफ द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स इश्यूड। तो जिस दिन रिडम्पशन कर रहे हो उसी दिन, अगर 31 मार्च है तो उस दिन बना देना, या उसके पहले 31 मार्च पे बना देना, बट तुमको डीआरआर बनाना पड़ेगा। एंट्री शुड बी सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ओनली एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एनएचएफसी। अब दूसरा प्रोविजन क्या आता है? जिस दिन तुम रिडेम्पशन कर रहे हो उसके पहले जो 30 अप्रैल आ रहा है, मिनिमम डेडलाइन इज 30 अप्रैल, उसके पहले कर सकता है। तुम 1 अप्रैल को कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना होगा? तुमको इन्वेस्ट करना होगा। कितना इन्वेस्ट करना होगा? जो डिवेंचर रिडीम कर रहे हो, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट भी तो रिडीम कर सकते हो। तुम अगर 1-1 लाख रिडीम कर रहे हो तो 1 लाख का 15%, 15,000 रुपया क्या करना होगा? इन्वेस्ट करना होगा। कहां पे? सिक्योर्ड सिक्योरिटीज में, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर दो। सिक्योर्ड वर्क का मतलब हुआ तुम रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर मत खरीद लेना, क्योंकि वो सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि उसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है अच्छा खासा। तो तुमको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना होगा जो सिक्योर्ड है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। ठीक है, एंट्री क्या होगी? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये जो प्रोविजन है इन्वेस्ट करने का, वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? लिस्टेड कंपनी पे, वो एनबीएफसी हो एचएफसी हो कुछ भी, हर लिस्टेड कंपनी के अप्लाई होगा एक्सेप्ट बैंक। ठीक है, और उस किस पे अप्लाई होगा? जो डीआरआर बना रहा है उस पे अप्लाई होगा। क्लियर है? ये एंट्री कर दिया। अब एंट्री करने के बाद नेक्स्ट मूवमेंट में आते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट क्या हुआ? देख तुम, ये सारा प्रोविजन यहां पे सेट हो चुका है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जो एंट्री पास किए हैं हम लोग कि डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स, दिस इज द ड्यू एंट्री। तुम पे भी तो करोगे, तो पे करने के पहले क्या करना है पता है? अब यहां से मूवमेंट कर रहा है, साथ साथ लिखते चलो। अब कोई डायग्राम नहीं बनाना है। तो यहां पे नेक्स्ट सबसे पहला पार्ट आता है, तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहले इन्वेस्ट कर रखे थे ना, तो इन्वेस्ट जो कर रखे हो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना तुमको। ये डीआरआई की हो, डीआरआई डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, उस पर इंटरेस्ट रिसीव करोगे। तो अब इंटरेस्ट रिसीव करो, रिसीव इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए इंटरेस्ट रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेबिट में थोड़ा सा स्पेस रखना, टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। सपोज कर लो 100 रुपया का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, जो सामने वाला बंदा तुमको इंटरेस्ट दे रहा है ना, वो उस पर 10% काट के दिया, तो 90 रुपया ही दिया। तो 90 रुपया हम लोग यहां डाल दिए, भाई मिला तो 90 रुपया। 10% कहां गया? वो गवर्नमेंट को दे दिया, बोला टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
ठीक है, तो यहां पे तुम क्या करोगे, 10 रुपया तुम्हारा किसके पास पड़ा है, मोदी जी के पास पड़ा है। मोदी जी मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट नहीं लिखेंगे, डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, क्या है, टीडीएस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन सिंपल वर्ड्स टीडीएस दिया हुआ रहेगा। इनकम पे टीडीएस डेबिट होता है, एक्सपेंडिचर्स पे टीडीएस क्रेडिट होता है। तुम लोग याद करो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स में किया था, टीडीएस क्रेडिट करते थे। इनकम पे टीडीएस डेबिट होगा क्योंकि तुम्हारे बेहाफ में पैसा जा चुका है गवर्नमेंट के पास, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, टीडीएस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, एंट्री कर दिया। टीडीएस का रेट दिया रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो इंटरेस्ट है ये तो नॉमिनल अकाउंट है ना, क्लोज करो इसको। क्लोज करने के लिए एंट्री क्या करेंगे, ये नॉर्मल रेगुलर नेचर का नॉमिनल अकाउंट है, एंड रेगुलर नेचर का नॉमिनल अकाउंट किससे क्लोज होगा, एसओपीएल से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसओपीएल डेबिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई डेबिट टू एसओपीएल। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रखे थे ना, उसको भी रख के क्या करना है, वो तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए था ना, तो उसको भी बेच दो। तो नेक्स्ट आ जाओ, सेल ऑफ डीआरआई। सेल ऑफ डीआरआई का एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेबिट में थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, टू डीआरआई। टू डेबिट में स्पेस रखा, लॉस पे भी बिक सकता है, प्रॉफिट पे भी बिक सकता है। जनरली होता नहीं है सिक्योर्ड सिक्योरिटीज में प्रॉफिट या लॉस, बट सब में डाला जा सकता है। तो अगर लॉस होगा तो आप क्या करोगे, लॉस ऑन सेल को डेबिट करोगे, ये एंट्री तो सबको पता है। और प्रॉफिट होता तो क्या करता, प्रॉफिट ऑन सेल को क्रेडिट कर देते हैं। और अकॉर्डिंगली ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये तुम कहां ट्रांसफर करोगे, क्लोज बाय ट्रांसफर टू एसओपीएल, राइट। इसके लिए एंट्री नहीं लिख रहा है, एंट्री तो सबको पता है ना। लॉस ऑन सेल को क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, एसओपीएल टू लॉस ऑन सेल, और प्रॉफिट ऑन सेल को करेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल टू एसओपीएल। डन। बट यहां पे एक छोटा सा क्लॉज है। वो क्लॉज क्या है पता है, हम लोग जो ये डीआरआई बेच रहे हैं इसको नहीं बेचेंगे। कितने अमाउंट का नहीं बेचेंगे, जितने अमाउंट के लिए डीआरआई रिक्वायर्ड होगा ऑन द फर्दर रिडेम्पशन। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, तुम लोग अभी क्या किया, अभी तुम लोगों को एक बार एग्जांपल समझना, उसके बाद इस नोट को लिखते हैं। मेरे को इसको लिखना मत, डेट्स को खाली हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 31 मार्च 24 को 1 लाख का डिवेंचर रिडीम करना है, ठीक है। फिर मेरे को 31 मार्च 25 को फिर 1 लाख का डिवेंचर रिडीम करना है। फिर 31 मार्च 26 को मेरे को 70,000 का डिवेंचर रिडीम करना है। 70,000 नहीं, यहां पे थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं। मेरे को 1,50,000 का डिवेंचर रिडीम करना है। फिर मेरे को 31 मार्च 27 को 1 लाख का डिवेंचर रिडीम करना है। ये सीक्वेंस है। तो एक चीज मेरे को बताओ, हम क्या बोला, जब भी तुम डिवेंचर रिडीम कर रहे हो उसका लास्ट 30 अप्रैल को, यहां पे लास्ट 30 अप्रैल कौन सा होगा, 30 अप्रैल 23। यहां पे क्या करना है, 15% ऑफ जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर रिडीम कर रहा है, मतलब 1 लाख का 15% तुमको क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, डीआरआई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितना, 15,000। कोई दिक्कत हो गया। अब तुम क्या किया, तुम 31 मार्च 2024 को तुम क्या करोगे, रिडेम्पशन करोगे 1 लाख का। तो 1 लाख का रिडेम्पशन करने के साथ साथ तुम क्या सोचोगे, तुम बोलोगे ये डीआरआई का इंटरेस्ट ले लेते हैं। कितने पीरियड का इंटरेस्ट लेंगे डीआरआई पे, 11 महीने का इंटरेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद डीआरआई को बेच दे, बेच दो। डीआरआई को तुम बेच दिया कब, समझना इस चीज को समझना, डीआरआई को कब बेचा, 31 मार्च 2024 को तुम डीआरआई को बेच दिया, ठीक है। उसके बाद किस्सा कहानी खत्म, डीआरआई बेच दिया, डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट कर दिया, सारा कहानी खत्म हो गया। अब फिर तुम 31 मार्च 25 को क्या करने वाले हो,
फिर रिडम्पशन करने वाले हो, फिर ये रिडम्पशन जो करने वाले हो इसका जो लास्ट 30 अप्रैल आएगा, मतलब 30 अप्रैल 2024, फिर क्या करोगे? फिर डीआरआई बनाओ। कितना डीआरआई बनाना है? वही 15,000। तो तुम 31 मार्च को बेचा, 30 अप्रैल को फिर डीआरआई बना दिया। तो यहां पे तुम्हारा बोर्ड कर सकता है, तुम ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम अकाउंट्स करना चाहे तो ऐसा किया जा सकता है, बट तुम्हारा बोर्ड क्या बोलता है, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर तुमको फर्दर डीआरआई रिक्वायर्ड है तो जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट तक का सेल डीआरआई का मत कर। समझ में आ रहा है? तुम यहां पे 31 मार्च को डीआरआई बेच दिया 15,000 का, फिर 30 अप्रैल को 15,000 का डीआरआई खरीद लिया, क्या बेवकूफी है? बेचो ही मत, पड़ा रहने दो उसको। ठीक है, मतलब अगर तुमको फर्दर डीआरआई बनाना है तो जो तुम्हारे पास डीआरआई पड़ा हुआ है उसको मत बेचना। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पार्ट। यहां तो समझ में आ गया, ये वाला डीआरआई हम लोग बेचेंगे नहीं। अब आओ नेक्स्ट, 31 मार्च 26 को कितने का डीआरआई बनाना होगा? मतलब फिर मत बेचना। 31 मार्च यहां 25 को भी हम लोग डीआरआई बेचने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि फर्दर डीआरआई चाहिए ना। लेकिन फर्दर डीआरआई कितना चाहिए? 22,500। और मेरे पास अभी डीआरआई कितना है? 15,000। तो मेरे को इसका जो 30 अप्रैल आएगा ना, उस समय कितना इन्वेस्ट करना है? 22,500। 15,000 ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो हम लोग एक्स्ट्रा क्या करें? 7,500 और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर देंगे। डन? क्लियर है? मतलब एक्स्ट्रा चाहिए तो क्या करना है, समझ में आ रहा है? अब आओ नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद 31 मार्च 2027 को कितने का डीआरआई चाहिए? 15,000। और तुम्हारे पास कितने का डीआरआई अगर रख ले, मेंटेन कर लेता तो कितना का रह जाएगा? 22,500। प्रैक्टिकल लाइफ में तू मेंटेन कर सकता है, बट सम्स में नहीं कर सकता। सम में रिजिड हो जाना, 15% ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। तो इन सच केस क्या हुआ, तुमको 31 मार्च 26 को जब तुम 1.5 लाख का डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहा है तो उस समय तुम फ्यूचर देख लेगा। अब मेरे को नेक्स्ट डीआरआई कितना चाहिए? 15,000 का ही चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी डीआरआई कितने का पड़ा है? 22,500 का। इसका मतलब 7,500 का डीआरआई एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। क्यों एक्स्ट्रा रखेंगे? बेच दो। तो 7,500 का डीआरआई बेच देंगे। आ रहा है कंसेप्ट समझ में? तो ये कंसेप्ट पूरा अप्लाई होगा। हाँ, लास्ट में जाके पूरा बेचेगा। लास्ट में मतलब 31 मार्च 27 को पूरा बेचेगा। हम अभी 26 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसमें मतलब हम लोगों को क्या समझ में आया इस कंसेप्ट में? डू नॉट सेल डीआरआई if it is required in future। तुम डीआरआई को मत बेचना अगर ये फ्यूचर में रिक्वायर्ड हो तो। बट इसमें ध्यान है एक चीज, अभी अभी हम क्या बताया था, हम लोग को एक्स्ट्रा को एडजस्ट करना पड़ा था। एक्स्ट्रा को बेच दिए थे, कम था तो उसको एडजस्ट किए थे। बट यहां पे बस ध्यान रखना, एडजस्ट फॉर सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस या डेफिसिट के लिए एडजस्टमेंट कर देना। एडजस्ट फॉर सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस होगा तो बेच देना और डेफिसिट होगा तो ऐड कर देना। ठीक हो गया ये पार्ट। तो देख, अब सीक्वेंस याद रखो। तुम लोग क्या किया, जैसे ही ड्यू फॉर रिडम्पशन किया, ड्यू फॉर रिडम्पशन करने के बाद तुम लोग क्या किए, इंटरेस्ट रिसीव किए। इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद डीआरआई को बेच दिए, और डीआरआई को बेचने के बाद क्या हुआ, सारा काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब तुमको डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देना है। तो मेक द पेमेंट, तो पे एंट्री। ये इतना ही जस्ट, और कुछ नहीं है इसमें। तो पेमेंट एंट्री क्या होनी चाहिए? क्या बताओ, क्या बता रहे काव्या? डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इज द पेमेंट एंट्री। इसके बाद एक लास्ट एंट्री, वो क्या होगा? डिवेंचर रिडीम्ड डिवेंचर रिडीम क्या क्या, एक नॉमिनल वैल्यू ऐड कर दो। नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड ड्यूरिंग
दिस पीरियड। जो भी नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर तुमने इस पीरियड में, इस ईयर में रिडीम किया है, तुम क्या करना, 10% ऑफ सच अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व। मतलब जितने नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर्स तुम रिडीम कर दे रहे हो, उसका 10% DRR से निकाल के कहां ट्रांसफर कर देना, जनरल रिजर्व में। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, DRR से निकाल रहे हो मतलब DRR को कम करोगे, DRR अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। दिस इज द कंसेप्ट, कंप्लीट इंटायर कंसेप्ट यही है जो हम लोग जर्नल एंट्री के फॉर्म में पूरा का पूरा ले लिए। पेज नंबर 37 2018 के सम में है हम लोग। उस समय 5 मार्क्स पे पूछा था, बट अभी का जो तुम्हारा सीक्वेंस है उसमें 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं पूछने वाला है। इसमें क्या दिया हुआ देख, यहां पे बोला 1 अप्रैल 13 को आर लिमिटेड, सम में साफ साफ बता दिया है आर लिमिटेड, क्या बोल स्टडीमेट में है ये, अनलिस्टेड है, नॉन एनबीएफसी नॉन एचएफसी है। इसका मतलब क्या हुआ, डीआरआर बनेगा, यस, और डीआरआई भी बनेगा। जो डीआरआर बनाएगा वो डीआरआई तो बनाएगा ही, ठीक है। अब बोल रहा है उसने क्या किया, इश्यू किया 2009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। रिडीमेबल कब है, एट पार ऑन 31 मार्च 17। इश्यू फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ है और बाद में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सब में पूछा है इश्यू की एंट्री भी पास करो, रिडेम्पशन की भी एंट्री पास करो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री को इग्नोर कर देना। तो पहले इश्यू की एंट्री सबको आती है, एक बार जल्दी से पास कर दो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री। इश्यू एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं 1 अप्रैल 13 को। हम लोग पहली एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड यहां पे डिवेंचर जो इशू किया जा रहा है किस प्राइस पे इशू किया जा रहा है, डिस्काउंट पे ना, और रिडीमेबल एट पार है। अगर डिवेंचर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है तो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करते हैं एट द टाइम ऑफ इशू। और वो क्या एक्स्ट्रा एंट्री होता है तनिष्क, पूरा एंट्री बताओ। अगर डिवेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो एक्स्ट्रा एंट्री जो पास करते हैं वो क्या होती है, तुम बता देवांशु। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। एंड अब हम लोगों को काव्या ये बता रही है कि ये जो एंट्री पास करते हैं, ये एंट्री लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्या पास करना मैंडेटरी है एज पर द कंपनीज एक्ट की रिकमेंडेटरी है, रिकमेंडेड। तो अब हम लोगों को अंशिका बताएगी कि कोई कंसेप्ट अप्लाई होता है इस एंट्री के पीछे, तुम शायद अभी बता चुका है, स्टूडेंट्स कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का कोई और नाम भी है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो अपने यहाँ पे एक एंट्री पास कर दी है, डिस्काउंट की बात है तो 10% डिस्काउंट है, मतलब 90 रुपया पे हम लोग इशू कर रहे हैं 2000 डिवेंचर्स, तो 2000 इंटू 90। अच्छा, दूसरी एंट्री ऑन द सेम डेट पास कर देना, जो अपनी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड टू, कितना परसेंट डिवेंचर है, 9%, टू 9% डिवेंचर्स। अमाउंट हो जाएगा अपना 2000 इंटू 100, डिस्काउंट हो जाएगा 2000 इंटू 10, एंड बैंक में आएगा 2000 इंटू, नहीं बैंक में नहीं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में दिस हो गया। अच्छा, हम लोग 2013-14 का अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि 1 अप्रैल 13 मतलब 2013-14 है। तो यहां पे रिदिम कोई और एंट्री पास करनी है इशू में, देवांशु कुछ और एंट्री पास करें,
ये डिस्काउंट ऑन इश्यू को राइट ऑफ करना पड़ेगा, याद है, जिस ईयर में राइट ऑफ उसी ईयर में राइट ऑफ कर देंगे। किसके थ्रू राइट ऑफ करेगा? पहला प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरा एसओपीएल, तीसरा कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख नहीं रहा है, तो किससे राइट ऑफ कर दे? एसओपीएल से पूरा राइट ऑफ कर देना। तो 31 मार्च 2014 को जाके हम लोग एंट्री पास करेंगे, एसओपीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू 2000 इंटू 10। एक बार हम लोग ना इसको थोड़ा सा कैश फ्लो से रिलेट करते हैं, इस एंट्री को सिर्फ। ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू तुम लोग चार्ज किया है, कहां पे चार्ज किया है? पीएल में, है ना। और ये डिस्काउंट ऑन इश्यू किस एक्टिविटी से रिलेट करता है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो ये तो फाइनेंसिंग से रिलेट कर रहा है, तो मेरे पीएल में क्यों है? गलत है, तो क्या करना चाहिए? ऐड कर देंगे। और एडजस्ट करना नहीं है, क्योंकि वो तो डिस्काउंट का अमाउंट एडजस्ट होके आएगा में। अगर सपोज कर ले यहां पे हम लोग एंट्री पास करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू, तो भी क्या एडबैक करते पीएल में? नहीं करते अंशिका की? करते हम लोग यहाँ पे एसओपीएल की जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख रहे हैं, तब नहीं करते हैं क्योंकि पीएल में चार्ज ही नहीं हुआ, तो किस लिए ऐड करेंगे? ठीक है ना। चलो ये एंट्री इशू का काम खत्म। अब क्या बोल रहे हैं, सम पढ़ते हैं। अब हम लोगों को सम बोला, देखो कि हम लोगों को डिवेंचर को रिडीम करना है कब? एक बार में रिडीम करना है पूरा 31 मार्च 2017 को। तो हमारे पास एक बार प्रोविजंस अपने दिमाग में विजुलाइज करो। 31 मार्च 2017 के पहले मेरे पास डीआरआर में कितना अमाउंट होना चाहिए? 2000 इंटू 100, 2 लाख। 2 लाख का 10% मतलब 20,000 रुपया डीआरआर में होना चाहिए, 31 मार्च 2017 तक में होना चाहिए। सम तो कुछ बोला है उसके लिए, देख बोला है कि टू मीट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर 5,000 टू डीआरआर ऑन विच डेट? 31 मार्च 2014 को। और बैलेंस जो कब कर रहा है? 31 मार्च 2015 को। तो बता दिया ना, मतलब 17 के पहले होना चाहिए था, 17 के पहले कर दिया। तो तुमको डेट दिया है, मेंशन किया है, दिखा दो वहां पे। तो अपने क्या करेंगे, एक एंट्री 31 मार्च 2014 को ही करेंगे। वो एंट्री क्या होगी? सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डीआरआर। कितना अमाउंट? 5,000। दूसरी एंट्री कब करने बोला है? लिखा है सब में 31 मार्च 2015 को आप बैलेंस ट्रांसफर कर देना। तो बैलेंस के लिए तुमको पता होना चाहिए टोटल कितना ट्रांसफर करना है। टोटल ट्रांसफर करना है मिनिमम इज 10%। तो 2 लाख का 10% 20,000, 5,000 ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। कितना करोगे तुम? 15,000। तो नेक्स्ट एंट्री शुड बी 31 मार्च 2015 को सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डीआरआर। अमाउंट इज 15,000। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे? नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखो तुम 31 मार्च 2017 को आ जाओ। ये लोग 31 मार्च 2017 को जब तुम आओगे ना, तो तुम्हारा डीआरआर का काम तो तुम खत्म कर दिया। हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट था ना, क्योंकि ये डीआरआर बना रहा है, डीआरआई भी बनेगा। तो डीआरआई कब बनना चाहिए? 31 मार्च 2017 को तुम रिडम्पशन कर रहे हो, तो उसके पहला जो 30 अप्रैल आता है, मतलब 30 अप्रैल 2016 है। बट ध्यान रखना, ये हमारा कंपनीज एक्ट का डिफॉल्ट प्रोविजन है, हम इसके पहले भी कर सकते हैं। सम देखो बोल रहे हैं कि आप पहले कर दो। अगर सम बोले तो दिमाग मत लगाना, जैसा बोले वैसा कर देना। सम बोले 1 अप्रैल 16 को, मतलब 30 अप्रैल 2016 तुम बात कर रहे थे, उसके एक महीना पहले बोलता है डीआरआई बना दो। ठीक है। कंपनी मेड द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, द इन्वेस्टमेंट वाज एनकैश्ड एंड डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। ठीक है। इट इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द ईयर इन विच दे ऑकर। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम लोग राइट ऑफ करते। अब क्या करना चाहिए हम लोगों को? 1 अप्रैल 16 को, एक बार घर जाके फिर से समझना, 1 अप्रैल 16 को हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। डीआरआई, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कितना अमाउंट? जितने डिवेंचर को रिडीम करने वाले हो, डीआरआई जितना टोटल डिवेंचर है उसका बनेगा 10%। और यहां पे जितना डिवेंचर रिडीम्ड होने वाला है 31 मार्च 2017 को, कितना डिवेंचर रिडीम होने वाला है? 2 लाख। 2 लाख का 15% 30,000। बन गया डीआरआई। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना चाहिए? अब तुम पहुंच जाओ 31 मार्च 2017 को।
यहाँ पे डिवेंचर को रिडीम करने की बात हो रही है, उसके पहले का सारा प्रोविजन अपडेटेड है, तो रिडीम करने की बात हो रही है, तो हम लोग चाहे तो ड्यू कर देते हैं पहले रिडम्स। अब सारी एंट्री आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली बुक्स में क्या करेगा ना, पहले इंटरेस्ट रिसीव कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को बेच देगा अगर फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है तो, फिर ड्यू एंट्री फॉर रिडम्पशन पास कर। तो तुम लोग भी स्कूल्स वाला चीज ही फॉलो कर लो, बुक्स वाला चीज ही फॉलो कर लो। तो यहाँ पे अब इंटरेस्ट रिसीव करो, बट इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए इंटरेस्ट रेट ही नहीं पता है, कहाँ से रिसीव करेंगे, तो क्या करें, इग्नोर। अपने मन से इंटरेस्ट रेट मत अज्यूम कर लेना, इंटरेस्ट रेट दिया है तो लेंगे, नहीं तो इग्नोर कर देंगे, तो इंटरेस्ट का कहानी खत्म। डीआरआई को बेचे, क्या डीआरआई फर्दर रिक्वायर्ड है, लास्ट रिडम्पशन है, एक ही रिडम्पशन है, तो फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है, तो डीआरआई बेच दो। तो डीआरआई बेचेंगे तो क्या डीआरआई को प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जा रहा है, नहीं, तो नॉर्मल एंट्री। नॉर्मल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीआरआई, कितना अमाउंट, 30,000। अब क्या करें, अब ड्यू कर देते हैं, और ड्यू करने के लिए अपनी एंट्री क्या होगी, कितना परसेंट डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, क्या कुछ प्रीमियम देना है टू डिवेंचर होल्डर्स, 2 लाख, 2 लाख। अब इसको पे कर दो, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब क्या करें भाई, जो डीआरआर है उसको जितना नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर्स तुम अभी रिडीम्ड कियो, इसी से रिलेट करो, जितना नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर्स तुम अभी रिडीम कियो, कितना नॉमिनल वैल्यू का रिडीम कियो, 2 लाख, इसका 10% जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दो, डीआरआर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व 20,000। बस हो गया तुम्हारा सम कंप्लीट। निकल, तुम क्यों निकल रहा है, वंशु को भी जाना है। समझ में आया प्रोविजन सबको, चलो अब नेक्स्ट आओ, दूसरे सम में आओ, इसमें आ जाओ भाई, इसमें मेरे को बताओ, तो तुम बता मेरे को, विदिन इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, थ्योरी है क्वेश्चन का, 2 मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन और डिवेंचर। देखो कई बार बच्चा लोग ना आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट को मेथड समझ लेता है, बट आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द मेथड, दिस इज अ सोर्स। पैसा कहां से आ रहा है, दैट इज आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट। सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन अगर तुमसे पूछ लेगा तो तुम बोलोगे आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे पूछा मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, इंस्टॉलमेंट में, लमसम पेमेंट, कन्वर्जन से पेमेंट, यहाँ तुम कन्वर्जन भी लिख सकता है, तुम थ्योरी पूछ रहे हैं ना, हम कन्वर्जन पे पेमेंट को रिडेम्पशन कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो तुम लिख सकते हैं लमसम पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई 2 नाम लिखना है। अब आ जाओ नंबर नेक्स्ट पार्ट में, देखो पढ़ो क्या दिया है, कंपनी बोल रहा है 1 अप्रैल 16 को तुम्हारे पास 10% डिवेंचर्स है 14 लाख का, जिसके ऊपर पीओआरडी भी तुम्हारा बनाया हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर्स भी बना हुआ है, कितने का, 1,40,000 का, मतलब न, समझ में आ रहा है 10%। डीआरआर भी बना रखा है तुम 75,000 का, अरे भाई लेकिन डीआरआर 75,000 का थोड़ी चाहिए, डीआरआर तो 14 लाख का 10% चाहिए, है ना, मतलब कितने का चाहिएगा, 1,40 चाहिए, ऑलरेडी 75 बना हुआ है, तो एक्स्ट्रा कितना बनाना है, 65,000। ये एक्स्ट्रा बनाना कब है, हम बता देगा, और नहीं बताया तो तुम जिस दिन रिडेम्पशन करने जा रहे हो उसके पहले बना दोगे। तो यहां पे देखो बोल रहा है द डिवेंचर्स वेर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, मतलब 14 लाख एक बार में नहीं पे करना है, 1 गो में नहीं पे करना है, 7 लाख 7 लाख पे करना है। तो पहला 7 लाख कब पे करोगे, 31 मार्च 18, और दूसरा 7 लाख कब पे करोगे, 31 मार्च 19। तो तुम्हारा डीआरआर का काम कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 31 मार्च 18 तक खत्म हो जाए, रिडेम्पशन स्टार्ट होने के पहले खत्म होना चाहिए, डीआरआर खत्म हो जाना चाहिए पूरा,
खत्म मतलब बन जाना चाहिए। तो मतलब 65,000 तुमको 31 मार्च 18 तक बना लेना है। हम कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्या, ये देख लो। लिख दिया द बीओडी ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट टू डीआरआर ऑन 31 मार्च 17। कर रहे हैं तो एंट्री पास कर देते हैं हम लोग। अभी 31 मार्च 17 को सीधा एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2020 का है ना। पहली एंट्री तुम कब पास कर रहे हो, 31 मार्च 17। डिवेंचर इशू ये सब हुआ है, बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है, तो वो सब एंट्री नहीं पास करना है। लोग सिंपली एंट्री पास करेंगे, सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डीआरआर। कितना अमाउंट है, 65,000 जो बैलेंस रिक्वायर्ड था। ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करना है, डीआरआर का प्रोविजन कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा। अब तुम बात करोगे सर 31 मार्च 2008 को हम रिडीम करने जा रहे हैं, तो रिडीम करने जा रहे हैं तो सिंस ये कंपनी डीआरआर बना रहे हैं, तो सिंस ये कंपनी डीआरआर बना रहा है तो डीआरआई भी बनाना पड़ेगा। कब बनेगा डीआरआई, जिस दिन रिडम्पशन हो रहा है उसके पहले जो 30 अप्रैल आ रहा है, मतलब 30 अप्रैल 2017 को डीआरआई बनना चाहिए। ये डिफॉल्ट प्रोविजन है। यहां पे हम लोग सब में कुछ चेंज कर दिए क्या, 30 अप्रैल 2017 इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग डीआरआई बोल दिए। 30 अप्रैल 17 ही बोला है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, 30 अप्रैल 2017 को एक एंट्री पास करनी चाहिए जिसमें तुमको नाम पता है, डीआरआई पे इंटरेस्ट रेट कितना है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, 12% डीआरआई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना होना चाहिए ये हम लोगों को मनीषा बताएगी, सॉरी नीतिका बताएगी। दो लाख 10,000 को, बट आदित्य शायद कुछ, आदित्य तुम है ना, आयुष कितना अमाउंट होगा। हम क्या बोल रहा था याद कर, डीआरआई कितने का बनेगा, डीआरआर टोटल का बनता है, डीआरआई जितना रिडम्पशन हो रहा है उसका 15% होता है। तो अभी रिडम्पशन कितना हो रहा है, 7 लाख, तो 7 लाख का 15% बनेगा, मतलब 1,05,000। ये सब गलती मत कर देना, ध्यान रखना। तो यहां पे आप अमाउंट ले लोगे 7 लाख का 15%, दैट इज 1,05,000। 30 अप्रैल 2017 को आपने एंट्री पास करके डीआरआई का काम भी खत्म कर दिया। ठीक, अब क्या करें, अब सर 31 मार्च 2018 आ गया, तो 31 मार्च 2018 को तुम पहला काम क्या करोगे, इंटरेस्ट रिसीव कर। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए एंट्री क्या करें, देखो सब में टीडीएस भी है ना, टीडीएस एप्लीकेबल टीडीएस इज 10%। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टीडीएस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। पहले इंटरेस्ट ऑन डीआरआई निकालते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन डीआरआई अगर आप निकालोगे तो ये कितना होना चाहिए, 1,05,000 का 12% फॉर 11 मंथ्स। $11,550। तो 11,550 का तो इंटरेस्ट ड्यू होता है, बट पूरा मिला क्या तेरे को, 10% तो टीडीएस कट गया, इसका 10% कितना हुआ, 1,155। तो जो बैलेंस अमाउंट बचा उसको हम लोग कहां डाल देंगे, बैंक में 1,0395। कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब इसमें एक एंट्री तुरंत पास कर देना क्योंकि ईयर एंडिंग की डेट है, और वो एंट्री क्या है, इंटरेस्ट क्लोज कर दो। तुम बाद में एक साथ सारा क्लोजिंग कर सकते हो, बट गलती ना इससे तुरंत ही कर देना ना। इंटरेस्ट ऑन डीआरआई अकाउंट डेबिटेड टू एसओपीएल, अमाउंट इज 11,550। डन, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब डीआरआई को बेचना है, ये सीक्वेंस याद रखना बस। इंटरेस्ट रिसीव किए, नाउ सेल द डीआरआई। डीआरआई को बेचे क्या, पहले क्वेश्चन करना, फर्दर डीआरआई रिक्वायर्ड है क्या, है।
फर्दर एक 7 लाख रिडीम करना है, उस 7 लाख का 15% डीआरआई बनाना ही पड़ेगा, तभी डीआरआई मत बेचो। क्लियर है? फर्दर डीआरआई बनाना है ना, तभी डीआरआई बेच के क्या करेंगे? नहीं बेचेंगे डीआरआई, कीप इट, याद रहेगा। डीआरआई नहीं बेचेंगे अभी, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ, फर्दर भी एक 5 ही चाहिए, तो अभी एक उसको रखे और नहीं बनाना, बस इसको रख देंगे, मतलब बेचेंगे नहीं, सिंपल। अब एक काम करो, बेचना नहीं है तो क्या करते हैं, डिवेंचर को तो रिडीम करना है, 7 लाख का डिवेंचर, तो उसको रिडीम करो, रिडम्पशन के लिए ड्यू एंट्री पास करो। इंटरेस्ट रेट क्या था डिवेंचर का? 10%। तो अपनी एंट्री होगी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स। देखिए 7 लाख का डिवेंचर्स था, प्रीमियम कितना था? रेट तो समझ में आ गया था ना, 10% का रेट है, जितना रिडीम हो रहा उतना ही आएगा ना, तो 7 लाख का 10% 70,000, टू डिवेंचर होल्डर्स 7,70,000। अब क्या करें, डिवेंचर होल्डर्स को पैसा दे देते हैं, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बस प्रोसेस याद रखना और कुछ नहीं करना है। वैसे इतना बड़ा बड़ा ना पूरा सम्स जो दिया है ये वैसा सम नहीं पूछेगा, अब छोटा छोटा सा पार्ट पूछेगा, देखते हैं अभी करेंगे अपने। हो गया ये एंट्री। अब क्या करना है, ये एक पार्ट खत्म हुआ 31 मार्च 2018 का। तुम लोग देखो यहां पे आओ, हम लिखा था एक और पेमेंट करना है 31 मार्च 19 को। डीआरआर का काम तो खत्म हो चुका है, तो 31 मार्च 2019 को जो तुम रिडीम करोगे उसके लिए तुमको डीआरआई बनाना है कब? 30 अप्रैल 2018 को बनाओगे। तुम तो मेंटेन कर लिए, क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा, छोड़ दो। तो अब रिडीम में चले जाते सीधा, तो सीधा हम लोग पहुंच जा रहे हैं 31 मार्च 2019। बट एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में जो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा ना वो तुम तभी सही कर पाएगा जब तुम पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ के रखेगा। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। 31 मार्च 2019 को हम क्या करें, ले इंटरेस्ट रिसीव कर लो। तो इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, टीडीएस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। चलो तनिष्क तुम अमाउंट बताओ सारा जल्दी से। ऊपर तो कैलकुलेट किया, उसको कॉपी पेस्ट कर दे, कर रहे हैं तो किया हुआ, तो उसको कॉपी पेस्ट कर। 11 लाख 80 का कॉपी कर दे पक्का। कैसे कॉपी करेंगे, पहले बार जो इन्वेस्टमेंट का टेन्योर था वो 11 महीने का था, अभी जो टेन्योर है वो क्या है, पूरा 12 महीने का टेन्योर है, क्योंकि पहले से मेंटेन था वो। गलती कर दिया तुम लोग भी, अब 12 महीने का टेन्योर है, ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा तुम लोगों को। तो इसका मतलब यहां पे अब 1,05,000 पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 12% पूरा फुल ईयर का हो जाएगा। तो 1,05,000 का 12%, 12,600, जिसके ऊपर 10% टीडीएस 1,260, 11,340। ये सब गलती मत कर देना। अब क्या करें, अब तो भाई एक काम करते हैं, डिवेंच अब डीआरआई को बेच देना, अब तो फर्दर डीआरआई रिक्वायर्ड है नहीं, तो बेच दो डीआरआई को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीआरआई। डीआरआई का अमाउंट था 1,05,000। अब ड्यू एंट्री फॉर रिडम्पशन एंड पे एंट्री। एक सेकंड, हम लोग एक चीज गलत किए हैं। क्या गलत किया, कोई बताओ? 31 मार्च 18 को अब एक कंडीशन और डाला था ना, डीआरआर जर्नलिज्म में ट्रांसफर होगा, वो कहां किए हैं? 31 मार्च 18 को 7 लाख का डिवेंचर रिडीम हो गया, उस 7 लाख का 10% 70,000 डीआरआर से निकल के जर्नलिज्म में जाएगा। वो कब जाता है, 31 मार्च 2018 को ही तो जाएगा ना। वहां बीच में एंट्री इंसर्ट कर दो, एग्जाम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अभी चलेगा ठीक है।
तो 31 मार्च 2008 को अपने एक एंट्री और होगी, डीआरआर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। ये क्या होना चाहिए, 7 लाख का 10%, 70,000। प्रोविजन है ना, तुम लोग का भी कोई भी सम जो टॉपिक तुम लोग किया है ना, उसमें कंपनी से का प्रोविजन नहीं अप्लाई हुआ, यहाँ पे प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। अब आ जाओ 31 मार्च 2019 को हम लोग इंटरेस्ट रिसीव किए, डीआरआई को बेचे, अब डिवेंचर होल्डर्स को पैसा कितना देना उसको ड्यू कर देते हैं। %10 डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, कितना देना है अब, बैलेंस अमाउंट 7 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड 70,000 टू डिवेंचर होल्डर्स 7,70,000। फिर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 7,70,000। अब डीआरआर टू जनरल रिजर्व मत भूलना, डीआरआर टू जनरल रिजर्व 70,000। एक एंट्री और बचे, इंटरेस्ट को क्लोज करने का एंट्री। इसको क्लोज करने की एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू एसओपीएल। है प्रोसेस समझ में, यही पूरा इंटायर प्रोसेस है। 2024 में एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था, रीड द सम एंड सॉल्व करते हैं। देखो जितना पूछा अब उतना ही करेंगे, कंसेप्ट अपने पूरा ले चुके हैं, सम भी कर चुके हैं, अब जितना पूछा उतना ही करने वाले हैं। मेरे से क्या पूछा है, मेरे को बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स, वन इज द डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, अनदर वन इज द डीआरआई अकाउंट, उतना ही बनाएंगे। बट प्रैक्टिस तुम लोगों को एक बार पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि तुमसे क्या पूछ लेगा वो तुमको नहीं पता है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और इसका प्रोविजंस याद करने के लिए हम तो तुम लोग को सीक्वेंस बताई दिया है, तुम लोग एक दूसरे को समझा सकता है, तो समझाने से ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। अभी इसमें आओ, हम लोगों को करना क्या है, इंफॉर्मेशन देखो। 1 अप्रैल 22 को तुम्हारी बुक्स में कुछ बैलेंस है, बैलेंस क्या है, 9% डिवेंचर्स है जो रिडीमेबल कब है, 31 मार्च 23 को, इसी ईयर के एंड में रिडीमेबल है, तुमको इसी ईयर का अकाउंटिंग करने बोला है। कितने प्रीमियम पे रिडीमेबल है, 2% प्रीमियम है, मतलब 50 लाख रुपया में हम लोग सिर्फ 50 लाख नहीं, 50 लाख का 2% एक्स्ट्रा देंगे, तो 2% कितना होता है, 1 लाख, मतलब 51 लाख पे करना है। डीआरआर में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, कितना, 5 लाख। एक डीआरआर अगर बना हुआ है तो ध्यान रखना, यही इसीलिए तुम लोग को वहां पे क्या लिखा है, जो कंपनी डीआरआर बनाएगा वो डीआरआई बनाएगा, तो यहां पे डीआरआर बनाया है मतलब ये डीआरआई भी बनाएगा। तुमको बोला नहीं है अनलिस्टेड है क्या है क्या नहीं है, सिंपली ध्यान रखना जो डीआरआर बनाएगा वो डीआरआई बनाएगा। तो यहां पे डीआरआर बना हुआ है, कितना % डीआरआर चाहिए था, 10%, 50 लाख का, 50 लाख का 10% कितना होता है, 5 लाख, ऑलरेडी क्रिएटेड है, मेरे को कुछ नहीं करना है। अब क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट कब हुआ है, हम लोग अगर नॉर्मली सोचे अपने प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली 31 मार्च 2023 को अगर डिवेंचर रिडीम करना है तो उसका लास्ट 30 अप्रैल 2022 को मेरे को डीआरआई बनाना चाहिए। सम बोलता है 1 अप्रैल 2022 को बनाना। कितना डीआरआई बनाना है, जितना रिडम्पशन करना है, पूरा 50 लाख रिडीम करना है, तो 50 लाख का 15% डीआरआई बनेगा, ठीक है। तो पहले अपने डीआरआई बनाने के लिए 1 अप्रैल 22 को डीआरआई अकाउंट बना हुआ है, वहां पे एंट्री दिखा देते हैं। 1 अप्रैल 22 डीआरआई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सब कुछ बैंक के थ्रू होगा। इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 50 लाख का 15% ना, कितना, 7,50,000। डन, ठीक है। समझना, समझ के करना। इसके बाद क्या करना है भाई, इन्वेस्टमेंट तो कर दिए थे,
क्या बोलना चाह रहे थे? DRI इन्वेस्टेड, ये इन्वेस्ट वर्ड की जगह इसको इन्वेस्टेड लिखना चाहिए था। ऑन 1 अप्रैल 22 was realized at 101% on the date of redemption. On the date of redemption 101% रियलाइज हुआ, मतलब तुम जितना इन्वेस्ट किए थे उसमें 1% एक्स्ट्रा मिला, मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, एंड डिवेंचर्स वेर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, बस अब इतना ही बोला है। तो अब एक चीज सोचो, तुम क्या करोगे, तुम्हारा सीक्वेंस याद करो रिडेम्पशन का। जिस दिन रिडेम्पशन करना है, हम लोग पहला काम क्या करते थे, उसके पहले 30 अप्रैल को जाके DRI बनाते थे, बना दिए। अब जिस दिन रिडेम्पशन कर रहे हो उस दिन क्या क्या करते थे, वो प्रोसेस को, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं उसको लिख लेना, प्रोसेस को, प्रोसेस याद हो जाएगा। हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट रिसीव करते थे। इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए मेरे पास इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, क्या है, इग्नोर। अब क्या करें, हम DRI को बेच देते थे, लेकिन तब जब फर्दर रिक्वायर्ड नहीं होता था। क्या DRI फर्दर रिक्वायर्ड है? नो, बेच दो DRI को। कितने में बेचे हैं? 101% में, तो 7.5 लाख का 101% निकाल लो, 757500। एंट्री क्या हो जाएगी, 31 मार्च 2023 को बाय बैंक 757500, 757500, दैट इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट तो तुम लोग अकाउंट बनाता था, क्या करे, कहां दिखाए, टू। प्रॉफिट तो डेबिट में दिखाएंगे ना। अरे मशीनरी अकाउंट इसे तुम लोग डेप्रिसिएशन में कितनी बार किया था, लॉस होता था तो बाई लॉस ऑन सेल दिखाता था, और प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट ऑन सेल। यहां पे दिखा दो 31 मार्च 2023 को टू प्रॉफिट ऑन सेल 7,500, अकाउंट क्लोज्ड। हाँ, तुम लोग को स्कूल बोल सकता है, बुक्स में भी हो सकता है लिखा हुआ है, बेटर वन इज प्रॉफिट ऑन सेल में ट्रांसफर होता है, फिर SOPL में जाता है। तुमको बोलेगा नहीं, यहां डायरेक्ट SOPL लिखो, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। हम बता दे रहे हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन गलत है, वो करना नहीं चाहिए ऐसा। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ, DRI अकाउंट तो हो गया क्लोज। हम लोग इसके बाद DRI बेचने के बाद क्या करते थे, एक तो प्रॉफिट ऑन सेल क्लोज होगा, लेकिन तुमको तो अकाउंट बनाने बोला है, प्रॉफिट ऑन सेल को क्लोज करना ही नहीं है तुमको। अब हम लोग बात करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स को पैसा देना है, तो एंट्री क्या करें, डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट बनाने बोला है ना, यहां पे क्या करें, 31 मार्च 2023 को बाई 9% डिवेंचर्स 50 लाख, बाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 लाख, है ना। फिर क्या करें, पे कर देते हैं टू बैंक। देखो किया हुआ रहेगा ना तुम लोग का सम, तो तुम लोग और जल्दी कर पाओगे। हो गया। अब DRR टू जनरल रिजर्व करेंगे, बट हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि मेरे से जितना पूछा उतना हम कर दिए। समझते समय पूरा समझो, एग्जाम में जब सम पूछे ना तो ध्यान रखना करना क्या है, करना है जितना वो पूछा हम उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। डन। इसमें ये सम ना तुम लोग होमवर्क में करके रखना, तुम लोग कर चुका है ऐसा सम, इसीलिए इसका दूसरा सम 2024 का सेकंड सम, 2024 का सेकंड सम होमवर्क में कर लेना। सम नंबर 4 है। सम रीड कर लो एक बार, तुम लोग का तो क्वेश्चन है, हम उसको वहां कॉपी कर ले रहे हैं। 2025 क्वेश्चन नंबर 4।
ईयर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सम में बोल रहा है ये जो एस लिमिटेड एक अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब अनलिस्टेड, नॉन एनबीएफसी, नॉन एचएफसी, डीआरआर बनेगा, डीआरआई भी बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, पूछा क्या, पहले यही बात करते हैं। बोल रहा है 23-24 में डीआरआई एंड डिवेंचर पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसका अकाउंट बनाओ। 1.5 मार्क्स इच दे रहा है, तो हम लोग चलो पहले ये दो अकाउंट ओपन कर ले रहे हैं। डीआरआई अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई अकाउंट। अब एक बार सम पढ़ते हैं। सम में बोला है तुम्हारे कंपनी के पास 30,000 6% डिवेंचर 100 इंच के हैं, ड्यू फॉर रिडम्सन एट पार, एट पार पे रिडम्सन कब, 31 मार्च 24 को, मतलब 23-24 का अकाउंटिंग है। ऑन दिस डेट कंपनी के पास रिक्वायर्ड अमाउंट डीआरआर में है, तो डीआरआर का तुमको कुछ नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट एज पर द रिक्वायर्ड बाय द लॉ मेड ऑन 1 अप्रैल 23, बता दिया 1 अप्रैल 2023 को इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसपे इंटरेस्ट तुमको कितना मिलेगा, 5%, और रिडम्सन की डेट पे इसको बेच दे रहे हैं, क्योंकि रिडम्सन एक बार में करना है, फर्दर डीआरआई नहीं चाहिए। 97%, दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ 3%। डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया गया, इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस है, बस दिस इज द इंफॉर्मेशन। तो हम लोग 1 अप्रैल 23 को एंट्री क्या करेंगे, 1 अप्रैल 23 को तुम एंट्री करोगे डीआरआई टू बैंक। ये अमाउंट कितना होना चाहिए, 30,100, मतलब 30 लाख का 15%, कितना हो जा रहा है, कितना अमाउंट बोला, 4,50,000। चलो ये इन्वेस्ट कर दिए। अब क्या करें, 31 मार्च की डेट पे जाके 24 में हम लोग इसको बेच देंगे। बेचते समय तुम कितना में बेच रहे हो, 97% पे। तो अपने 31 मार्च 24 को बाई बैंक लिखेंगे सेल, तो 4,50,000 का 97%, 436,500, और जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, लॉस ऑन सेल। अगर तुम लोग को स्कूल बोलता है कि भाई यहाँ पे तुम लोग एसओपीएल लिख दो, तो लिख सकते हैं। अमाउंट इज 13,500। क्लोज हुआ। इंटरेस्ट का एंट्री पास करते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट तो कब मिलेगा तुमको, 31 मार्च को, कितने पीरियड का मिलेगा, पूरा 12 महीने का मिलेगा। ठीक है भाई, तो 4.5 लाख के ऊपर कितने इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट किए थे, 5%, मतलब 22,500 मिलना चाहिए। एंट्री क्या हो रही है, सोचो, 31 मार्च 2024 तुम एंट्री करोगे बैंक बाई बैंक, और बाई टीडीएस भी होगा क्या, तो बैंक में कितना अमाउंट आएगा, टीडीएस कितना है, 10% है ना, तो टीडीएस में कितना आ जाएगा, 22,500 था ना टोटल अमाउंट, तो 2,250, यही होगा ना। अब लास्ट पार्ट बता दो क्या करें, इससे एसओपीएल से 22,500। हो गया ना ये पार्ट। चलो नेक्स्ट आओ, एक लास्ट सम और करते हैं, सैंपल पेपर का 26 का। क्वेश्चन नंबर 4,
एक बार अपने आप ट्राई करो। वो हर एग्जाम में जैसे पूछा अलग अलग चीज पूछ लिया, इसमें अब तुमको स्पेसिफिक में दिया डीआरआर और अकाउंट बनाओ, तो तुमको पता होना चाहिए डीआरआर जर्नलिज्म में ट्रांसफर होगा, कितने का डीआरआर बनेगा, पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। कर लो, उसके बाद हम बताते हैं, चेक कर लेना। इसका एक बार हम भी दिखा दे रहे हैं तुम लोग को क्या करना चाहिए। यहां पे बोल रहा है कि अनलिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब क्या हुआ, अनलिस्टेड कंपनी है, नॉन एनबीएफसी नॉन एचएफसी, मतलब डीआरआर बनेगा डीआरआई भी बनेगा। अब अपने को क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो। पूरा 50,000 डिवेंचर्स था, 10% इंटरेस्ट रेट का, ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2024 है, मतलब अकाउंटिंग ईयर 23-24 की बात कर रहा है, सम भी 23-24 का ही डिमांड किया है। डीआरआई परचेज करना है कब, 30 अप्रैल 23 को, एंड वॉज सोल्ड ऑन द रिडम्पशन डेट 104% पे 0.7% का कमीशन भी लगा है। The APL Limited had sufficient balance in debenture redemption reserve or as per the provisions of Companies Act 2013, मतलब पहले से बना हुआ है, बोल रहा है ना, देख क्या बोल रहा है, APL Limited had sufficient balance in its DRR, पहले से बैलेंस है, तुमको भी बनाना नहीं है। तो इसका मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग में तुम क्या करोगे ना, यहां पे डीआरआर का बैलेंस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा ना। तो 1 अप्रैल 2023 को तुम यहां पे दिखाओगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कितना अमाउंट होगा, टोटल डिवेंचर्स का 10%, तो टोटल डिवेंचर कितने का था, 50 लाख का, 50 लाख का 10% कितना हुआ, 5 लाख, मतलब यहां पे डीआरआर में 5 लाख का बैलेंस था, बनाए नहीं हो तुम, पहले से है बैलेंस, सही किया ना तुम लोग, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डीआरआई कब बना रहे हैं, 30 अप्रैल 23 को बना दो डीआरआई। तो 30 अप्रैल 23 को तुम एंट्री क्या करोगे, 30 अप्रैल 23 को तुम्हारी एंट्री होगी टू बैंक, कितना, एक ही बार में तो पेमेंट करना है, तो 50 लाख का 15% कितना हो गया, 7,50,000, डन। अब हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 को करना क्या है, इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट लेके करेंगे क्या, हमको तो अकाउंट में कोई रोल ही नहीं है उसका, और इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया है, दिया है क्या, डीआरआई का इंटरेस्ट रेट तो दिया नहीं है,
दिया भी होगा तो तेरा रोल क्या है, तेरे को डीआरआर और डीआरआई अकाउंट बनाने कोई मतलब ही नहीं उससे। बट आप प्रोसेस याद करो, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद क्या करेंगे, डीआरआई को बेचेंगे, डीआरआई को बेचेंगे जब फर्दर रिक्वायर्ड नहीं होगा, फर्दर रिक्वायर्ड है बेच दो डीआरआई को। कितने में बेच रहे हैं, 104% लेस 0.7%। तो जो 7.5 लाख है पहले उसका 104% निकाल लो, 7,80,000। उसमें क्या करो, माइनस का तो 0.7%, डायरेक्ट वैल्यू लेंगे तो माइनस 0.7 करके कितना आ रहा है, 774,540। तो हम लोग 31 मार्च 2024 को बेच देंगे बाय बैंक। देखो हम क्या किए हैं, हम लोग ये किए हैं कि 7.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था उसमें प्लस कर दिए कितना, 4%। तो दिस बिकम्स 7,80,000 बोल रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 0.7%। तो इससे तुम्हारा आ जा रहा है 7,745,540, 7,74540, ठीक है। नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा परचेज सेल करते हैं ना तो डायरेक्ट कमीशन। तो यहां पे अपना अमाउंट आएगा 774,540। इतना रियलाइज हुआ। अब देख लो रियलाइज हुआ तो भाई प्रॉफिट या लॉस कुछ हो रहा है क्या, प्रॉफिट हो रहा है। तो 31 मार्च 2024 को टू प्रॉफिट ऑन सेल जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देना। अब लास्ट पार्ट डीआरआर में बचा हुआ है कुछ, क्या करें उसका, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। 31 मार्च 2024 टू जनरल रिजर्व 5 लाख। Done? बोल क्या हुआ, हो गया, ठीक है ना। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। एक होमवर्क और लो तुम लोग, एक होमवर्क तुम लोग को दिया 2024 का एडिशनल सम एक, और दूसरा होमवर्क तुम लोगों का रहेगा स्टडी मैट से। स्टडी मैट से ये देखो सेम 2 लिख के लिखा हुआ है ना, सेम 2 2022, ये सम करके रखना है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले 2 होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।